हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो भी इस चैनल पे NCERT बुक की 6, 7, 8 क्लास की चल रही है, अपलोड होती हैं 11 बजे मॉर्निंग में, तो आप इन सारे क्लासों को जाकर पूरे अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। आप ताकि आपका जो बेस है, बेसिक से होम साइंस की पकड़ अच्छी हो सके, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 8 का अध्याय 5 को, जिसका नाम है आहार आयोजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पाठ का सार क्या कह रहा है। तो पाठ के सार में हम पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार का अर्थ, आहार आयोजन का अर्थ और महत्व, किशोरावस्था के लिए आहार आयोजन, चिकित्सीय आहार, भोजन की सघनता द्वारा आहार्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और आगे है हमारा कि उच्च वसा यानी ज़्यादा फैट के बारे में, शक्कर और नमक युक्त खाद्य पदार्थ HFSS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा अधिगम उद्देश्य है कि हम क्या क्या कर पाएंगे। तो संतुलित आहार का अर्थ और आवश्यकता का वर्णन कर पाएंगे, आहार आयोजन के महत्व को पहचान पाएंगे, भोजन को विभिन्न खाद्य समूह में बांट पाएंगे, किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता समझकर आहार आयोजन कर पाएंगे। आगे है चिकित्सकीय आहार का अर्थ एवं आवश्यकता का वर्णन कर पाएंगे और HFSS खाद्य पदार्थ का महत्व समझकर उनको अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए क्रियाकलाप फर्स्ट से देखते हैं। कह रहा है, डियर स्टूडेंट, हम सभी प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं जिनमें कई खाद्य समूहों का समायोजन होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो नीचे आपको 2 प्लेट के चित्र दिए गए हैं, इनमें से पहला नाश्ते का और दूसरा दोपहर के खाने का। तो इन चित्रों को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ये नाश्ता है और ये दोपहर का खाना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे है कि हम जानते हैं कि कोई भी एक भोज्य पदार्थ पोषक तत्वों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए संतुलित आहार के लिए आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम अपने भोजन में प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं तो हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। उचित वृद्धि, विकास और कार्य करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसे ही हम संतुलित आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तो वही हमारा संतुलित आहार होता है। तो आइए देखिए संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार वो आहार होता है जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार प्रदान करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेशा युक्त आहार और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे है संतुलित आहार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। क्या? तो संतुलित आहार शारीरिक लंबाई के अनुसार शारीरिक वजन को बनाए रखता है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। और मूल संदेश में देखिए दिया है कि दूध, जिसे प्रायः पूर्ण भोजन माना जाता है, उसमें भी लौह तत्व और विटामिन C जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है। दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं लेकिन उसमें लौह तत्व और विटामिन C की कमी होती है। अब आगे देखिए, आगे है कि दैनिक आहार की योजना बनाने हेतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि संतुलित आहार में कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित होता है, ठीक है। परंतु भोजन में इसको सुनिश्चित करना कठिन होता है, इसलिए हम साधारणतः खाद्य समूह की जानकारी का उपयोग कर आहार को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे खाद्य पदार्थ समूह के बारे में क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICMR द्वारा तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN द्वारा दी गई इस रंग बिरंगी थाली को देखिए। यह एक आदर्श थाली है तथा इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को अलग अलग समूहों के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं हमारी आदर्श थाली क्या है। एक सेकेंड। तो देखिए हमारी जो आदर्श थाली ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि दाल, अंडे, मांस 90 ग्राम होने चाहिए और दूध, दही जो है 300 ग्राम होने चाहिए और सूखे मेवे 20 ग्राम,
तेल घी 27 ग्राम होना चाहिए, अनाज 270 ग्राम होना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां जो है 350 ग्राम होनी चाहिए और फल 150 ग्राम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी आदर्श थाली है। ICMR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा ये हमारी आदर्श थाली मानी जाती है। इतने मात्रा एक व्यक्ति को हम आहार की दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे दिया है कि ICMR के अनुसार खाद्य पदार्थों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है अनाज और उसके उत्पाद में, और दालें और फलियां, दूध और पशु उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा, शर्करा और सूखे मेवे। ठीक है, तो ICMR के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। तो डियर स्टूडेंट, इन समूहों से हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में पोषण के विभिन्न अवयव व घटक क्या हैं तथा संतुलित आहार में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। तो देखिए ICMR द्वारा प्रस्तावित खाद्य पदार्थ यानी खाद्य वर्गों में जो पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले पे है अनाज और उससे उत्पाद यानी न्यूट्री सीरियल्स सहित जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो है अनाज और उससे जो उत्पाद होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा दालें और फलियां। ठीक है, दालें और फलियां, तो दालें और फलियों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। आगे है दूध और पशु उत्पाद के बारे में, तो इसमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलते हैं। अब आगे देखिए फल और सब्जियां, तो फल और सब्जियां हैं और इसमें पोषक तत्व जो है खनिज लवण और विटामिन और रेशे पाए जाते हैं। और पांचवा है वसा, शर्करा और सूखे मेवे, तो इनमें पोषक तत्व जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आगे देखेंगे मूल संदेश हमारा क्या कह रहा है। आगे है कि भारत सरकार ने ज्वार, बाजरा, रागी आदि साबुत अनाजों को पोषक अनाज यानी न्यूट्री सीरियल्स की श्रेणी में रखा है। वह इसे श्री अन्न के नाम भी दिया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। हमारा बाजरा हो गया, ज्वार, रागी, सावा, कंगली, कोदो, कुटकी कुटकी, चीना। ठीक है, ये सारे जो है न्यूट्री सीरियल्स आते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, इन्हें श्री अन्न भी कहते हैं। अब आगे देखिए आहार आयोजन के बारे में है। आहार आयोजन का अर्थ और महत्व के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्वच्छ तथा निरोगी रहने के लिए संतुलित आहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो संतुलित आहार की मात्रा निश्चित करने में आहार आयोजन की काफी अहम भूमिका होती है। तो देखिए परिवार में सभी सदस्यों को पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकता अनुसार तथा रुचिकर भोजन का आयोजन करने की प्रक्रिया को आहार आयोजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे है कि आखिर हम क्यों नहीं खाते एक जैसा भोजन। ठीक है, ये हमारे मन में सवाल रहता होगा कि आखिर हम क्यों नहीं एक जैसा भोजन खाते हैं। तो क्योंकि अनाज से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, दालें, फलियां और सूखे मेवे से मिलता है प्रोटीन, पीले नारंगी सब्जियों एवं फल से मिलता है विटामिन ए, और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें मिलता है आयरन और कई तरह के विटामिन। खाने वाले तिल से मिलता है हमें एनर्जी यानी ऊर्जा, और डेयरी उत्पाद से मिलता है हमें कैल्शियम। ठीक है, तो संपूर्ण पोषण के लिए जरूरी है विविध प्रकार के भोजन। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो अनाज हमें खाना पड़ेगा, प्रोटीन के लिए दालें, फलियां, सूखे मेवे वगैरह खाना पड़ेगा, और जो भी पीले नारंगी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनमें विटामिन ए मिलता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन और कई तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं। खाने वाले तेल से हमें ऊर्जा मिलती है, और डेयरी उत्पाद जो भी दूध, मक्खन, घी हो उसमें हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अब देखिए संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार का खाना अपने भोजन में शामिल करिए। देखिए फल व सब्जियां खाने में फाइबर, विटामिन व खनिज की मात्रा जो है बढ़ता है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन जो है शरीर को विकसित करने में सहायता करता है। अब आगे देखेंगे, काफ़ी धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है। वसा जो है ये ऊर्जा का संघनित स्रोत है और शरीर को अधिक कैलोरी प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु इनमें पोषक की मात्रा कम होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा तुरंत देता है, लेकिन उसमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। तो संतुलित आहार लें बेहतर जीवन के लिए। ठीक है,
अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे है हमारा क्रियाकलाप 2। कह रहा है कि क्या हम सबको एक जैसे आहार की आवश्यकता होती है, यदि नहीं तो ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं निर्भर करती हैं। तो आपने पिछली कक्षा में आहार आयोजन के सिद्धांत और आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा की है, ठीक है। तो नीचे जो निम्न चित्र को पूर्व कक्षा में प्राप्त की गई जानकारी तथा नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर पूर्ण करना है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे आयु हो गया, आय हो गया, हमारा शारीरिक स्थिति हो गया, मेल है फीमेल है, लिंग हो गया, आपका रीति रिवाज हो गया, भोजन की उपलब्धता, क्रियाशीलता, वहाँ की जलवायु और मौसम कैसा होना चाहिए। तो ये जो है हमारे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। आगे है आहार आयोजन का महत्व। तो डियर स्टूडेंट, परिवार के सभी सदस्यों को आयु एवं आवश्यकता अनुसार संतुलित भोजन प्राप्त होता है। समय, धन, शक्ति व श्रम की भी बचत इससे होती है। और अलग अलग खाद्य वर्गों को सम्मिलित कर आहार में नवीनता व विभिन्नता लाई जा सकती है। बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है। बजट पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप संतुलित आहार लेते हैं, ठीक है, संतुलित भोजन करते हैं, अपने भोजन में विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तो इससे आप बीमार कम पड़ेंगे। तो इसलिए आपका धन भी कम खर्च होगा। कहने का मतलब यही है। आगे है व्यक्तिगत रुचियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये हमारा महत्व था। अब आगे देखिए कि खाद्य पिरामिड एक तरह की आदर्श आहार योजना है जो अलग अलग खाद्य समूह हो और उन्हें कितनी मात्रा में खाना चाहिए उसे भी दर्शाता है, ठीक है। जो खाद्य पिरामिड है वो हमें ये दर्शाता है कि खाद्य समूह जो है उन्हें कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए, ठीक है, जो ट्रिंगल आकार का होता है। पिछली कक्षा में आपने इस विषय में पढ़ चुके हैं। तो आइए नीचे देखेंगे कि पिरामिड में उचित खाद्य पदार्थों को चित्रों को उपयुक्त समूह में लगाकर या बनाकर पूरा करें, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, पर्याप्त मात्रा में खाएं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाने वाली अनाज वगैरह होते हैं, जी भर के खाएं। थोड़ा बहुत खाएं, तो थोड़ा बहुत में आ जाएगा आपका मुट्ठी भर नट्स वगैरह। कम खाएं तो उसमें आपका आएगा शुगर, नमक, ये सारी चीज़ें कम मात्रा में खानी चाहिए, ठीक है। पिछली कक्षा जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरे अच्छे से त्रिकोण वाला जो पिरामिड है उसमें बताया गया है। आगे देखिए, जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार आयोजन करना आवश्यक है, ठीक है। तो कौन कौन से चक्र हैं जीवन के, तो आइए पता करते हैं कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। तो पहला अवस्था है गर्भावस्था या स्तनपान, ठीक है। और दूसरा है शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक मानी जाती है। और बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की होती है। और प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष से 59 वर्ष की होती है। और वृद्धावस्था है 60 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो वृद्धावस्था होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन अवस्थाओं में हमें कैसे आहार लेने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप बताइए आप जीवन की किस अवस्था में हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी एज क्या है इनमें से। तो आप जीवन के किस अवस्था में हैं, ठीक है। 25 से 20 से प्रौढ़ावस्था में है या किशोरावस्था में है, यही बताना है। अब आगे देखिए, आगे हमारा है कि प्रत्येक अवस्था की पोषण आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यानी कि जो गर्भावस्था है, स्तनपान कराने वाली अवस्था है, तो उसमें हमें पोषक तत्वों की जो जरूरतें होंगी वो अलग होगी। किशोरावस्था में अलग होगी, और शैशवावस्था में अलग होगी, प्रौढ़ावस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग होगी, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो आप सब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यह अवस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है। आइए किशोरावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था के लिए आहार आयोजन कैसे होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लौह तत्व हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। ये किशोरावस्था के लिए आहार आयोजन है। आईसीएमआर ने आयु, लिंग के आधार पर कुछ पोषक तत्वों की मात्राएं निर्धारित की हैं, जो नीचे तालिका दी गई है RDA NIN ICMR 2020 के अनुसार, ठीक है। तो देखिए वो कौन सी तालिका है। किशोर तथा किशोरियों के लिए प्रस्तावित RDA
देखिए क्या है, पोषक तत्व है ऊर्जा किलो कैलोरी प्रतिदिन कितना लेना चाहिए। अगर लड़का है वो भी 13 से 15 साल के, ठीक है, ये किशोरावस्था है, तो 13 से 15 साल का अगर लड़का है तो उसे 2860 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन लेनी चाहिए। अगर वो लड़की है तो 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। और वहीं 16 से 18 साल का लड़का है तो उसे 3320 कैलोरी लेना चाहिए डेली, और लड़की है तो 2500 कैलोरी डेली लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो प्रोटीन जो है 44.9 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, और लड़की है तो 43.2 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। अगर लड़का है तो उसे 55.4 55.4 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। यानी 16 से 18 वर्ष इधर का जो है वो 16 से 18 साल का है, और इधर जो है ये 13 से 15 साल का है। ठीक है, ये 13 से 15 साल, और इधर जो है ये 16 से 18 साल के लड़का लड़की का है। ठीक है, इतना प्रोटीन, इतना ऊर्जा, इतना कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। लड़का लड़की दोनों को बराबर लिया है। अगर वही जो है 16 से 18 साल का लड़का है या लड़की है तो उसके लिए कैल्शियम 1050 और 1050 दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, लौह तत्व की बात करें तो लौह तत्व जो है 22 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़कों को लेना चाहिए और 30 मिलीग्राम लड़कियों को लेना चाहिए। ध्यान रखिए, लड़कियों को आयरन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर वही 16 से 18 साल का लड़का है तो उसे 26 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व चाहिए, और लड़की है तो 32 मिलीग्राम प्रतिदिन उसे लौह तत्व चाहिए। ठीक है, और विटामिन सी की बात करें तो लड़का है तो 72 मिलीग्राम, और लड़की है तो 66 मिलीग्राम। और फिर इधर 16 से 18 साल की बात हो रही है तो 82 लड़के को चाहिए विटामिन सी, और 68 जो है लड़की को विटामिन सी चाहिए। ठीक है, और विटामिन ए को देखिए तो 930 लड़के को और 890 लड़की को। 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए लड़के को चाहिए और 860 माइक्रोग्राम लड़की को चाहिए। ठीक है, और विटामिन डी का भी उसी तरीके से है कि अगर लड़का है तो 600 आई यू, यानी इंटर आईयू का मतलब होता है आईयू, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। तो विटामिन डी जो है 600 इंटरनेशनल यूनिट लड़के को लेना चाहिए और 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की लड़की को भी चाहिए, और ये सब बराबर ही है। ठीक है, अब आगे देखिए किशोरावस्था में आहार आयोजन करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी है? प्रत्येक खाद्य समूह को अपने भोजन में सम्मिलित करें। उत्तम श्रेणी के प्रोटीन सम्मिलित करें, जैसे सोयाबीन, अंडा, दूध, अनाज, दालों का मिश्रण हो। आगे है मासिक धर्म यानी मेंसुरेशन पीरियड। मेंसुरेशन के समय मासिक धर्म के कारण किशोरों की अपेक्षा अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए किशोरियों को प्रतिदिन लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे काले चने, राजमा, सोयाबीन, किशमिश, खजूर, कमल ककड़ी, गुड़, बादाम व मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे देखिए कैल्शियम की बात कर रहा है, तो आगे है कि कैल्शियम युक्त आहार किशोरावस्था में लंबाई व अस्थि विस्तार तथा मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे है जंक फूड के स्वस्थ विकल्पों के बारे में जानकारी रखें, जैसे घर पर गेहूं के आटे से बना हुआ पिज्जा बेस, आलू के चिप्स की जगह शकरकंदी चिप्स का प्रयोग करें, अथवा ब्राउन राइस व सब्जियों का जो है पुलाव बनाकर खाना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ज़्यादा मार्केट की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, और चीनी का प्रयोग जो है काफ़ी कम मात्रा में करना चाहिए, और भोजन में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का समावेश भी होना चाहिए। आगे है अधिक तेल, मिर्च, मसाले खाना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप अधिक तेल खाते हैं, अधिक मिर्च मसाले खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, आज खा रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद बीतने के बाद आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अधिक तेल, मिर्च, मसाले को बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। आगे दिया है कि क्या आप जानते हैं, देखिए लड़कियां इसको लड़कों की तुलना में अधिक लौह तत्व की जरूरत होती है। किसको? लड़कियों को। ठीक है, इसका कारण है कि उनका शारीरिक विकास और मानसिक
मासिक स्राव, इसलिए उन्हें प्रतिदिन लौह तत्व पुष्ट युक्त भोजन करना चाहिए। धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है। टिप 1 है कि हम अपने भोजन के साथ कुछ विटामिन सी के से भरपूर आहार भी लेना चाहिए। यह विटामिन आपके शरीर में लोहे को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, लोहे का अवशोषण कौन करता है? तो विटामिन सी जो है हमारे शरीर में लौह तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन के समय चीनी रहित जूस लीजिए, ताज़ा जल लीजिए, फल लीजिए और सब्जियों का सलाद लीजिए, जैसे टमाटर वगैरह। ठीक है, और टिप 2 में कह रहा है, काफ़ी धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। यदि आपको सब्जियां अधिक मात्रा में खाना पसंद नहीं है तो आप इसका सेवन अन्य तरीकों से उसे बनाकर इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। देखिए, सब्जियों को अलग अलग विधियों से पकाया जाता है। पराठों में सब्जी को भरावन करके बनाया जाता है। सब्जियों का सूप बनाकर ले लीजिए। सब्जियों को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिला जुला कर लें, जैसे पाव भाजी, सांभर वगैरह। ठीक है, तो आपको सब्जियों को जरूर अपने खाना में शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब तक आप जान चुके हैं कि एक सामान्य आहार सभी के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से प्रभावित हो तो ऐसी अवस्था में आहार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब आप स्वस्थ हैं तब आप ऐसे आहार ले सकती हैं। ऐसी आपकी आहार योजना होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है तो उस स्थिति में आपके आहार में परिवर्तन किए जाएंगे। तो आपकी माताजी आपको रोग की अवस्था में सामान्य आहार देती हैं। तो क्या आप कुछ आहार के बारे में लिख सकते हैं जो ज्वर, दस्त, अतिसार जैसे अन्य रोगों की अवस्था में दिया जाता है? तो आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं। ठीक है, तो ये सूची बनाने के लिए है। अब देखिए, आगे है हमारा चिकित्सीय आहार के बारे में। तो चिकित्सीय आहार या उपचारात्मक आहार वह आहार है जो रोग की अवस्था में रोगी को दिया जाता है। यह आहार सामान्य आहार का ही परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य। तो शारीरिक आवश्यकता अनुसार रोगी को पोषक तत्व प्रदान करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, चिकित्सकीय आहार मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ इसे रोगों से बचाए भी रखता है और रोग की अवस्था में उपचार को शीघ्रता प्रदान करता है। विभिन्न रोगों की स्थिति में कई बार विभिन्न कारणों से मरीज सामान्य आहार नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए आहार की सघनता को बदलकर आहार को नरम, तरल या सामान्य भी बनाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि भोजन की सघनता में परिवर्तन कब करते हैं। तो देखिए, हमारा दिया हुआ है कि भोजन की सघनता द्वारा आहार्य परिवर्तन। तो भोजन की सघनता में परिवर्तन देखिए, तरल आहार, अर्ध तरल आहार, कोमल आहार, सामान्य आहार। ठीक है, ये हम परिवर्तन करते हैं। अब नीचे विस्तार से देखेंगे। कह रहा है कि तरल आहार कब दिया जाता है? तो ऑपरेशन के बाद, अतिसार की स्थिति में, जब व्यक्ति भोजन चबाने में असमर्थ होता है, भोजन को अपने दांतों से चबा नहीं सकता, तो उस स्थिति में हम तरल आहार देते हैं, जैसे जीवन रक्षक घोल, ORS। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें डालने पे ORS घर पे आप बना सकती हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षा जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आगे है शिकंजी, छाछ नारियल, पानी, सब्जियों का पानी, दाल का पानी, उबले चावल का पानी आदि जो है हम तरल आहार में दे सकते हैं। अर्ध तरल आहार कब दिया जाता है? तो पाचन संबंधी रोग में। ठीक है, आसानी से पचने योग्य होता है, जैसे सूप, कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल, दूध आदि जो है हम अर्ध तरल आहार देते हैं। अब देखिए, कोमल आहार कब देना चाहिए? तो जब रोगी ठोस आहार को न पचा सकता हो, तो उस स्थिति में खिचड़ी, सूजी की खीर, नरम दलिया, गली हुई सब्जियां, दाल, केला आदि हम देते हैं। और देखिए, सामान्य आहार कब दिया जाता है? तो रोग से ठीक होने के बाद इसमें मिर्च मसाले की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तुरंत रोगी ठीक हुआ, उसे मिर्च मसाला ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, कम मात्रा में देनी चाहिए, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि आप दे सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि उच्च वसा, शक्कर, नमक युक्त खाद्य पदार्थ, HFSS। ठीक है, तो उच्च वसा, शक्कर और नमक युक्त ऐसा भोजन है
जिसमें वसा, नमक और शक्कर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, HFSS, ये HFSS क्या होता है? H से हाई, F से फैट, S से शुगर और S से सॉल्ट। ठीक है आगे है कि भारतीय लोगों की जीवन शैली बदल रही है। इसके साथ खान पान और भोजन के चयन के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। घर के बने हुए भोजन की जगह अब खाने के लिए तैयार पैकेट बंद भोजन जैसे चिप्स, केक, बिस्किट ने ले ली है। ठीक है तो HFSS खाद्य पदार्थ में अधिक ऊर्जा और कैलोरी होती है। तो एसएस खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रेशेदार पदार्थ की मात्रा कम होती है। यह खाद्य पदार्थ शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इन खाद्य पदार्थों को मोटापे, हृदय रोग, अधिक वजन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। तो चीनी कम करिए, वसा कम करें, ठीक है यही है, और नमक भी कम करना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि आइए आकलन करें कि आप HFSS खाद्य पदार्थों का सेवन कितनी मात्रा में कर रहे हैं। तो नीचे दी गई तालिका आवृत्ति पर सही का निशान लगाएं और स्कोर तालिका के आधार पर खुद का स्कोर करें। ठीक है तो ये आपके लिए कि आपने नूडल कितना लिया, हमेशा लेते हैं, आमतौर पर लेते हैं, कभी कभी लेते हैं या कभी नहीं लेते हैं। बर्गर, पैटी, पेस्ट्री, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक, चॉकलेट, मोमोज, समोसा, टिक्की, कुल स्कोर आपका कितना होगा, ये आपके लिए है। ठीक है अब आगे देखिए कि अपने आप को स्कोर करिए। हमेशा अंक 3, आमतौर पर 2 और कभी कभी 1 और कभी नहीं 0। ठीक है ये स्कोर दिया है, इसी के हिसाब से आपको बनाना था। यदि आपका स्कोर है 0, 10 तो बधाई हो। यदि 11, 20 है तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है। और 21, 30 है तो सतर्क और सावधान रहे, आप अतिरिक्त कैलोरी का सेवन कर रहे हैं। ठीक है अब देखिए मूल संदेश में हमारा क्या कह रहा है कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। दही, सलाद और कटे फलों पर ऊपर से नमक डालने से बचना चाहिए, नहीं डालकर खाना चाहिए। ठीक है आगे है खाना बनाते समय चीनी, नमक और तेल डालने के लिए छोटे चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों का सीमित मात्रा में सेवन करें। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर दिए गए लेबल को जरूर पढ़ें और उनमें सोडियम, चीनी, वसा की मात्रा के लिए पोषण लेवल की जांच भी कर लीजिए, उसके बाद से खाना चाहिए। आगे है हमारा कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। तो हमने संतुलित आहार का अर्थ के बारे में पढ़ा कि वह भोजन जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी खाद्य समूह से उचित मात्रा में अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है आगे हमने पढ़ा कि खाद्य पिरामिड अलग अलग खाद्य समूह और इन्हें जिस मात्रा में खाना चाहिए की चित्रात्मक प्रस्तुति की गई थी। परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार भोजन का आयोजन करना आहार आयोजन हमारा कहलाता है। आहार आयोजन के विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है हमने पढ़ा था, आयु है, लिंग है, जलवायु और मौसम है वहाँ का। ठीक है आगे है कि किशोरावस्था में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम तथा विटामिन। ठीक है अब आगे देखिए, आगे है हमारा वह आहार जो रोगी की अवस्था में रोगी को दिया जाता है चिकित्सकीय आहार या उपचारात्मक आहार कहलाता है। ठीक है रोग की स्थिति में आहार की सघनता को बदलकर उपचार में शीघ्रता प्रदान की जाती है। भोजन की सघनता में परिवर्तन 4 प्रकार से किया जा सकता है। एक तरल आहार देंगे, एक अर्ध तरल आहार और एक कोमल आहार रहेगा और सामान्य आहार रहेगा। आगे है कि HFSS खाद्य यानी हाई फैट, शुगर और नमक। ठीक है तो खाद्य पदार्थ का अर्थ है जिनमें वसा, नमक और शक्कर की मात्रा अधिक होती है और इसके कारण जीवन शैली बीमारियों जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया, आहार आयोजन के बारे में था। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 हमारा उपभोक्ता संरक्षण के बारे में है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।